हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बोत्सवाना कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कवरत्ती को लेकर के। तो कवरत्ती जो है वो हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की कैपिटल के रूप में अरेबियन सी में एग्जिस्ट करती है। ये जो कवरत्ती है इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 2015 में स्टार्ट किया गया था उसमें भी शामिल किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसमें कितनी सिटीज़ को चूज किया गया था। अब ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसमें इसका मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव ये अगर हम बात करें तो हर जो सिटी होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ में एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो भी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये मेन टारगेट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है और एक डिसेंट क्वालिटी लाइफ जो है वहाँ के सिटीजन्स को दी जा सके एक स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू। ये मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। सिटी कितने नंबर में यहाँ पर शामिल की गई ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और हमारे इंडिया का नेबर कंट्री श्रीलंका जो है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो डेली यूज़ के जो भी इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं। बेसिक रीजन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई, उसके बाद में कोविड जो है उसकी वजह से ये जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। क्योंकि इकोनॉमी के बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है और कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो सब ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी कम करने के लिए श्रीलंका जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड हुआ और चाइना की एक डेप ट्रैप जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से काउंटर हो गया या उसमें ट्रैप हो गया। तो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो इसको लेकर के कि आईएमएफ यहाँ पर 2.9 बिलियन डॉलर का सपोर्ट करे, इसको लेकर के इंडिया ने बोला है कि हाँ सपोर्ट किया जा सकता है। और इसको एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया जो है वो श्रीलंका के लिए फर्स्ट क्रेडिटर्स का रोल जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर चाइना और एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर दी हुई है कि पेरिस क्लब से रिलेटेड है श्रीलंका, जापान। मतलब इंडिया ने सपोर्ट करने की बात की है, चाइना जो है वो भी सपोर्ट करेगा और यहाँ पर जो जापान है जो पेरिस क्लब का मेंबर है वो भी यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट बात रख रहा है कि श्रीलंका को जो है आईएमएफ की तरफ से डेप्ट दिया जाना चाहिए ताकि अदर कंट्रीज के जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में श्रीलंका फंसा हुआ है उससे वो बाहर निकल सके। अब यहाँ पर ये पेरिस क्लब क्या है इसको लेकर के हम बेसिक फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए, देखो ये जो ग्रीन कलर पूरे वर्ल्ड के मैप में जो आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो पेरिस क्लब ग्रुप के मेंबर हैं। यहाँ पर है जापान और जो जापान है वो भी इसका मेंबर आता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम डिस्कस करें तो देखो 22 कंट्रीज जो वेल्दी नेशन है उनका एक ग्रुप है पेरिस क्लब। 1956 में इसको बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये इनफॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लेते हैं कि फॉर्मल ग्रुप है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक इस तरीके की टर्म देकर के पूछा जाता है। तो कौन सा ग्रुप जो है वो किस तरीके का है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात जिसको लेकर के एक बार 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया कि G20 जो ग्रुप है वो पेरिस जो क्लब है इसके साथ में मिलकर के उन्होंने G20 कॉमन फ्रेमवर्क एक इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है। तो इसको लेकर के 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये जो टर्म है इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट है ये आपको बताना है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये G20 और पेरिस क्लब दोनों ने मिलकर के इनिशिएटिव जो है इसको एंडोर्स किया, और ये जो इनिशिएटिव है ये लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करता है ताकि वो अनसस्टेनेबल जो डेप्थ है उससे बाहर आ सकें। तो क्या ये दोनों सही हैं? बिल्कुल सही है। इसके जो आंसर है ये आएगा बोथ 1 एंड 2। देखो ये जो पेरिस क्लब है ये क्या करता है, मेन टारगेट क्या है इस ग्रुप का? पेरिस क्लब ये करता है कि वो कंट्री जहां पर बहुत ज़्यादा डेप्ट बढ़ गया है ये उन कंट्रीज़ को बुलाते हैं, साथ ही साथ में वो कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है उसको भी बुलाते हैं। फिर एक तरीके से दोनों के बीच में जो है वो एक कोऑपरेशन का रोल प्ले करते हुए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर अल्टरनेट में लेकर के आते हैं IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, कि ये जो कंट्री है ये अपना डेप्ट नहीं चुका पा रहा है तो IMF यहाँ पर इस कंट्री को लोन दे, पैसा दे, ताकि ये इस पॉलिसी से, इस डेप्ट से अपने आप को बाहर निकाल सके। ओके, तो ये मेन टारगेट है इस पेरिस क्लब का। ये जो पेरिस क्लब की जो मीटिंग है वो हर महीने पेरिस में होती है, लेकिन फैब हर साल जो है वो फैब और अगस्त जो मंथ है उसमें पेरिस क्लब की मीटिंग नहीं होती है। तो देखो इस तरीके की टर्म, जैसे कि पेरिस क्लब को अभी हमने देखा, तो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पेरिस क्लब को लेकर के भी पूछ लेते हैं। ओके, और G20 फ्रेमवर्क जो टर्म है वो न्यूज़ में रही होगी और इसी को लेकर के क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया। तो जब भी कोई स्पेसिफिक टर्म आप पढ़ो तो उससे रिलेटेड आगे पीछे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ में हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर हमने देखी, 3 वॉर किए लेकिन फिर भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आराम से बैठ करके बातचीत करें और जो भी प्रॉब्लम है कश्मीर मुद्दा, इन सभी को हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। हालांकि बाद में उनका जो PMO है उनकी तरफ से ट्वीट देखने को मिला कि हम बातचीत का रास्ता तभी अपनाएंगे जब आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था जिसको रिमूव कर दिया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो दोबारा से इसको मतलब इम्प्लीमेंट करें, मतलब जो भी इसको ख़त्म करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे उसको ख़त्म करें, तो हम जा कर के डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। देखो मेन पॉइंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ की वजह से इफेक्ट होता है, पाकिस्तान की जो बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है इससे इफेक्ट होती है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो दोनों कंट्रीज़ की सिक्योरिटी के लिए है, तो दोनों कंट्रीज जो है वो अपने बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के, जो भी अदर एरियाज़ को लेकर के या टेररिज्म को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो बॉर्डर एरियाज़ में कंट्री अगर एक स्टेबल है तो दूसरा कंट्री जो है वो भी अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उनका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि दोनों कंट्री जो है जो सेफ्टी में अपना इतना पैसा, इतना मनी जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए खर्च किया जा सके, ताकि कंट्री की जो कंडीशन है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके, इम्प्रूव हो सके कंट्री की कंडीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो चाइना जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए कि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको हम ब्लैकलिस्ट करवाएं, लेकिन बार बार जो चाइना जो है, जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उन्होंने उस पॉइंट का, उस पोस्ट का रोल प्ले करते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है वो उन्होंने हमेशा इस बात के ऊपर फोकस किया और इंडिया का जो इनिशिएटिव जो था उसको हमेशा से एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ था। और अभी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन कमेटी है उन्होंने यहाँ पर मिस्टर मक्की, ये मिस्टर मक्की कौन है? ये डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर तैयबा है और जमात उल दावा के नाम से भी जिसको जानते हैं, और JUD मतलब जमात उल दावा जो है या लश्कर तैयबा जो है उसके पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड है। हमारे इंडिया में बहुत सारे जो अटैक हुए उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल इन पे दिया है, मतलब एक तरीके से सपोर्ट किया है कि अच्छा ये अटैक जो है उसकी एक आउटलाइन बनाने में इन्होंने हेल्प की है, तो इसी को यहाँ पर बैन किया गया है। तो देखो बताया गया है कि इंडिया ने अपने 2 साल की जो टर्म रही इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स को लेकर के, उस टाइम जो है इंडिया ने 5 नाम जो है रखे थे कि इन सभी को बैन किया जाए। तो अब इंडिया डिमांड करता है कि अदर नेम जो है इनको भी बैन करने में हेल्प करेगा चाइना जो है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको लेकर के काम करेगा। ओके,
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है साउथ पेज पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि केरला ने टारगेट लिया है कि हम क्या करेंगे कि प्री पेंडेमिक ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम हमारे यहाँ पर 1.94% तक टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करेंगे। मतलब पहले जितने लोग आते थे उससे ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे। अब लोग आएंगे कैसे? तो केरला का ये मानना है कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी छोटी छोटी जगह है, जहाँ पर वेल नोन जगह है और अच्छा प्लेस है, क्योंकि जो केरला सॉरी स्टेट जो है, केरला प्रोविंस जो है, उन्होंने अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश किया है टूरिज्म सेक्टर में। तो केरला का ये मानना है कि हम लिटिल नोन स्पॉट्स जो हैं वहाँ पर टूरिज्म को एक्सप्लॉइट करेंगे और वहाँ पर जब एक्सपेंड किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर को तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो भी ज़्यादा आएंगे और जो हम एक ग्राउंड लेवल पर केरला को हम जान सकते हैं वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो इसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है या इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो स्टेट को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रूरल लाइफ जो है उसको भी शो करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो चीड़ के जो ट्री होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो एक बेसिक रीजन प्ले करती हैं फॉरेस्ट फायर में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार जो है फॉरेस्ट फायर होता है, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जापान की कंपनी और कुछ एनजीओ मिल करके ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि वहाँ की वीमेन जो है इन चीड़ की जो लीव्स होती हैं इनका यूज़ करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर की वो भी सोल्व हो गई और दूसरा क्या है कि जो बेसिक इशू है कि वीमेन जो है उनको भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो गया। तो एक तरीके से एक सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि ये फॉरेस्ट फायर का बेसिक इशू, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करके जो है वो लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इसका यूज करने लग गई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर जो हमें फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि मिस्टर मक्की को जो बैन किया गया है उसी को लेकर के जो लश्कर ए तैयबा के डेप्यूटी चीफ जो हैं और इनकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है, पुलवामा अटैक, साथ ही साथ में 26/11 जो अटैक हुआ 2008 में, तो इन सभी का एक मास्टरमाइंड था एक तरीके से ये। ओके। और काफ़ी जो टेररिस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने में या उनको एक तरीके से जो भी ट्रेनिंग देने में इन सब में सपोर्ट करता था। तो अगर देखो ये बैन होता है तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इंडिया जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करता है टेररिज्म को लेकर के, ये सभी जो है इंडिया के इनिशिएट काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इंडिया हमेशा इस बात को बोलता है कि टेररिज्म जो है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है और उसको सभी को एक इक्वल तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। अब चाइना ने जो यहाँ पर पहले अपना स्टैंड रखता था कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट सजेशन की ऐसे बात आती थी तो चाइना जो है टेररिज्म को हमेशा प्रोटेस्ट करता, चाहे टेररिज्म के खिलाफ होता, लेकिन जब उसको सैंक्शंस की बात आती तो चाइना जो है सपोर्ट में रहता। ओके। तो यहाँ पर चाइना का जो सपोर्ट है तो इसके बारे में बोला गया है कि देखो हो सकता है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है LAC वाले रीजन पर जो नेगोशिएशन के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर हो सकता है कि यहाँ पर चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा हो और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो इंडिया ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, जब 26/11 अटैक हुआ उसके बाद में इंडिया ने NIA बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ताकि टेररिज्म को लेकर के जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। दूसरा, हमारे इंडिया जो है उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो भी चलाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो 1990s में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ऑपरेशन रक्षक जो है उसको चलाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2003 में जम्मू एंड कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पर मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन साफ विनाश जो है वो चलाया गया। उसके बाद में 2017 में जो भी हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सभी ने मिलकर के एक जॉइंट वर्क किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंट्स और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिसमें टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारी जो आर्मी है उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है, राइटर ने यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अभी जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के डायरेक्ट गवर्नमेंट को टारगेट किया है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि कोविड के टाइम में जो एक स्पेशल स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें 5 किलोग्राम जो है वो पर पर्सन फ्री फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड किया जा रहा था पर मंथ। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो स्कीम है इसको तो बंद कर देंगे, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो कुछ मिनिमम रेट के बेसिस पर जो आपको प्रोवाइड किया जाता था ग्रेन, वो हम जो है फ्री आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इस तरीके से समझिए कि पहले जो है, मान लो एक फैमिली में 5 लोग हैं, तो पहले उनको 5-5 किलो जो है वो तो पर पर्सन फ्री दिया जाता था, 25 किलो जो है उनको फ्री दिया जाता था, और साथ ही साथ में जो है उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 3 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब जो भी अलग अलग ग्रेन है उनके अलग अलग प्राइस, जैसे 1 किलो, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ऐसे कुछ डिसाइड कर रखा है। तो उसके बेसिस पर जो है, मान लो उनको व्हीट मिलते थे, तो पहले उनको, देखो यहाँ पर बताया गया है, पहले उनको व्हीट मिलते थे तो उनको पहले जो है 25 किलो फ्री, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम से स्कीम चली, और 25 किलो जो है वो उनको मिनिमम रेट पे। अभी क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये तो खत्म कर दी गई, मतलब 25 किलो तो खत्म हो गई, और जो 25 किलो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 25 किलो कैसे, फैमिली में 5 मेंबर है, मतलब पर मेंबर जो है 5 किलो, इस हिसाब से। ओके, फैमिली में ज्यादा मेंबर है तो ज्यादा काउंट होगा। अब क्या किया गया कि ये जो आपको 3 रुपए किलो जो दिया जा रहा था ना, ये रुपए नहीं लेंगे, ये आपको फ्री में दे देंगे। मतलब इनडायरेक्टली एक फैमिली को पहले 50 किलो मिल रहा था, कितने रुपए की बेसिस पर, 5 किलो जो है वो 75 रुपीज उनको देने होते थे, और 50 किलो वो ले आते थे। अब क्या होगा कि 25 किलो तो बिल्कुल खत्म कर दिया, 25 किलो में बोला है आपको फ्री दे देंगे। मतलब जो है, मान लो पहले फैमिली जो है वो 50 किलो में उनका सर्वाइव हो पाता था पर मंथ, अब 25 किलो जो है उनको बाहर से खरीदने होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि बाहर से आप खरीदोगे तो 18 रुपए किलो जो है, 18 रुपए पर केजी जो है आपको मिलेंगे, मतलब 25 किलो के 450 रुपए। तो आपने 75 रुपए तो उनके बचवा लिए, लेकिन 450 में से 375 रुपए जो है वो उनके खर्च करवा दिए, मतलब एक इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट हो गया ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से बोल रही है कि हम आपका अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से अभी भी लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि देखो, प्रॉब्लम क्या है कि 2011 के बाद में हमारे यहाँ पर जो है वो सेंसस कंडक्ट नहीं हुई, तो जो भी बेसिक जैसे कि राशन कार्ड, ये सब कुछ जो है वो अपडेट नहीं हो पाई। तो एक डेकेड में जो बच्चे हैं जिनकी जो पैदा हुए हैं उनको लेकर के जो राशन कार्ड है, जो भी इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, उनमें उनका इंक्लूजन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे इशू जो हैं ये देखने को मिलते हैं। अब राशन कार्ड में अपग्रेडेशन नहीं है तो आपको जो फ्री ग्रेन है वो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको भी राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमने देखा कि कोविड के टाइम में जो है उनको फ्री ग्रेन्स नहीं मिल पा रहा था। तो ये बेसिक इशू है, इनको भी सोल्व किया जाना चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ पर टारगेट किया गया है मनरेगा स्कीम के बारे में, कि मनरेगा स्कीम में हमने बोला था कि 100 रुपए का 100 दिन का आपको जो है रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो मनरेगा स्कीम में टाइम के साथ में जो है वो लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हुई है, मतलब रोजगार जो पहले जो है ज़्यादा लोगों को मिलता था, अब कम लोगों को। इसका बेसिक चीज़ ये है, देखो कुछ सिटीज़ में जो है वो जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है मनरेगा के कंपैरिजन में, तो लोग जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर तो काफ़ी लंबे टाइम से काम करने के बाद में भी उनको मनी पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर राइटर का बोलना है कि देखो 2024 में हमारे इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, स्टेट में जो है वो हर स्टेट में दो तीन स्टेट में जो है साल को आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, बेसिक इशू है, और इनके ऊपर टारगेट करते हुए जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो जो माइग्रेंट वोटिंग है इसके बारे में बताया गया है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने स्टार्ट किया है
कि माइग्रेंट वोटिंग जो है इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते हैं। तो इसमें नेशनल लेवल की जो वोटिंग है, मतलब लोकसभा इलेक्शन के लिए जो वोटिंग है वो भी, और जो स्टेट के लिए जो वोटिंग है वो भी इसमें कंडक्ट करवाई जाएगी। और एक जो मशीन है वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कंप्लीट करेगी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि ईवीएम को लेकर के जो एक संशय है वो लोगों में बना हुआ है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले ईवीएम को लेकर के जो भी क्लेरिफिकेशन है वो अच्छे से क्लियर करे, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। फिर वीवीपैट का सॉल्यूशन लाया गया कि जो ईवीएम मशीन है उसको वीवीपैट से जोड़ा गया, और फिर इसमें क्या होता है कि वीवीपैट जो मशीन है उसमें स्क्रीन पर कुछ टाइम के लिए 7 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है कि आपने किसको वोट दिया, कैंडिडेट का क्या नाम था। ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर समझाया गया कि ईवीएम जो है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखो मेन पॉइंट तो ये रखा गया है कि अभी जो है वही प्रॉब्लम है ईवीएम मशीन को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि हम तो मल्टी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए एक ही मशीन से वोटिंग करवा देंगे, तो इससे प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ जाएगी। तो पहले जो है ईवीएम को लेकर के जो प्रॉब्लम है ना उसको क्लैरिफाई कर दो, लोगों में एक विश्वास बना रहे, तभी जाकर के ये जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये जो डिस्टेंट वोटिंग या फिर माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम जो हम लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ अपने जो स्टेट्स हैं उनको आप बोलो कि वो अपने लेवल पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके डाटा हमें प्रोवाइड करें, ताकि जो भी डाटाज हैं उनको लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट हमारी पॉलिसीज हैं वो इससे इफेक्ट ना हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी होता क्या है, तो माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B जो है उसमें इसको यूज़ किया गया है, लेकिन एक क्लियर डेफिनेशन जो है वो माइनॉरिटी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरीके की जो टर्म होती है ना, इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लेंगे कि ये वेल डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लियरली इसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन 1992 में यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के बेसिस पर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, 5 जो हैं इनको रिकॉग्नाइज दी थी, और जैन जो है इसको 2014 में माइनॉरिटी में ऐड किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक केस हुआ था TMA पाई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच थी। उन्होंने क्लियरली बोला था कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनको रिकॉग्निशन करने की जो पावर है वो स्टेट को दी जानी चाहिए कंपैरिजन टू नेशनल लेवल। तो यहाँ पर स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपके डाटा हैं उनको प्लीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो जैन कम्युनिटी जो है वो पारसनाथ हिल को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पारसनाथ जो हिल है उसको हम टूरिज्म सेक्टर के रूप में प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर जैन कम्युनिटी का ये मानना है कि हमारी इम्पोर्टेंट होली पार्ट है, ये होली एरिया है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जोशीमठ की तरह जो है पारसनाथ भी इफेक्ट हो। जोशीमठ का इशू आप सभी को पता है कि ओवर बर्डन, ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ पर इशू जो है, प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर अब इको टूरिज्म सेक्टर के रूप में, इको टूरिज्म पार्ट के रूप में जो पारसनाथ हिल है उनको डेवलप किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो इसलिए फोकस करना है। जो जैन कम्युनिटी है उनका ये बोलना है कि हम चाहते हैं कि ये जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको हम एक होली साइट के रूप में ही डेवलप करें, ना कि इको टूरिज्म सेक्टर के रूप में, इको टूरिज्म पार्ट के रूप में इसको यहाँ पर डेवलप करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो इंडिया और रशिया जो है वो कुछ राइफल मतलब वेपन सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में, यूपी जो स्टेट है वहाँ पर अमेठी जो जगह है वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि दोनों कंट्रीज़ की इम्पोर्टेंट जो कंपनीज हैं वो मिल करके इनका वेल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सके। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर जो आर्टिकल है फॉरेन बेस पर,
तो चाइना की जो पॉपुलेशन है 2022 में डिक्रीज हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर रख रखे हैं। तो देखो 1963 में अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज में बात करें तो चाइना की जो बर्थ रेट थी वो सबसे हाईएस्ट थी, लेकिन टाइम के साथ में 2020 आते आते ये लोएस्ट जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज में बन गई। ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स ग्रुप जो है इसमें 5 कंट्रीज हैं, आप सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर था और अभी आ गया है लोएस्ट लेवल पर 2020 में। देखो इंडिया को लेकर के भी है कि इस साल इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के सेक्टर में चाइना को क्रॉस कर जाएगा। चाइना में जिस तरीके से स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई गई थी, फिर वन चाइल्ड पॉलिसी, इसके बेसिस पर वहाँ पर जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो भी एक टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंट्री का अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये भी होने लगती है कि जब आपका यूथ सेक्टर कम होगा तो आपकी जो जॉब है इन सभी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओल्ड एज सेक्टर ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो आपकी कंट्री है उसको जो वेलफेयर पॉलिसीज है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना होगा। मतलब जो ओल्ड पर्सन है उनकी देखभाल के लिए हेल्थ सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो भी एक टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ओके, तो इसीलिए फॉलो किया जाता है कि जो पॉपुलेशन जो है वो भी एक ज़्यादा लेवल पर नहीं डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से फिर एक टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि जापान, ये जो कंट्री है वहाँ पर सेम प्रॉब्लम है कि वहाँ पर चाइल्ड पॉलिसी जो है, चिल्ड्रन रेट जो है, बर्थ रेट जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उसका बेसिक इशू ये भी है कि विमेन जो है उसका पार्टिसिपेशन जॉब एरिया में ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया है, वो अपने करियर को लेकर के जो है ज़्यादा अवेयर होने लग गई है। इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और इसका इफेक्ट जो है फिर कंट्री की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर गिरने को मिलता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि अब इसका मतलब ये है कि विमेन जो है वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा सोच रही है तो फिर उसको उसके ऊपर फोर्स किया जाए कि वो फैमिली के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जो कंट्री है वो इसकी वजह से इफेक्ट ना हो। मतलब अगर बहुत सारे कंट्रीज अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्री जो है वो बर्थ प्लानिंग पर, बच्चे के जन्म पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से फैमिली के ऊपर बर्डन जो है वो काफ़ी कम क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स है ये ओल्ड एज जो है वो बढ़ेगी और जो यूथ है वो कम हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में आप सभी को पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और अफगानिस्तान में एनजीओ जो है वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ के तालिबान जो प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उससे क्वेश्चन करके या उससे एक तरीके से नेगोशिएशन करके कि वहाँ की जो वीमेन है वो जॉब में उनका फिर से पार्टिसिपेशन हो, इसी को लेकर के वहाँ पर वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो डमी, जैसे आप मार्केट में जाते हो और जो क्लॉथ की जो शॉप होती है वहाँ पर जब आप देखते हो या मॉल में जाते हो तो इस तरीके के जो डमी होते हैं, देखो अफगानिस्तान जो है वहाँ पर उनका फेस कवर किया गया है। मतलब विमेन के जो डमी है उनको यहाँ पर कवर किया गया है कि जो है एक तरीके से कवर करके रखना है। मतलब रूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तालिबान जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और यही बेसिक प्रॉब्लम थी कि जिनके ऊपर तालिबान जो है वो एग्री नहीं हो पा रहा है। मतलब विमेन के जो राइट्स हैं, चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं, उन्हीं को लेकर के फोकस किया गया था कि इनके ऊपर फोकस करते हुए या फिर इन प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करने का तालिबान जो है वो अपने न्यू रूलिंग टाइम में फोकस करेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पहला उनका रूलिंग टाइम था 1996 से 2001 के बीच में, वहाँ जब प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ जो प्रॉब्लम्स थी चिल्ड्रन के राइट्स को लेकर के, विमेन के राइट्स को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, उन सभी को यहाँ पर रेगुलर नहीं करेगा। लेकिन जो हम रेगुलर जो स्टेटमेंट सुनते हैं कि कॉलेज में गर्ल्स की एंट्री नहीं है, एक टाइम के बाद में एजुकेशन में उनकी एंट्री नहीं है, अगर आना है घर से बाहर तो फैमिली के किसी मेल पर्सन को आप साथ लेकर के आओ, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी हैं और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, थैंक यू।